हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बोहर के मॉडल की बात की थी, उनके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए भी उनके पॉइंट्स पढ़े थे। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी बातें थी जिनको बोहर्स मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो इसका मतलब है कि जो बोहर्स मॉडल था उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। तो उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, और डायरेक्ट कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पर अप्रोच करने के लिए एक पॉइंट रखा गया। तो सबसे पहले तो नया कंसेप्ट क्या था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन ये आप देखोगे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है टूवर्ड्स, यानी कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ने वाले। उससे पहले हम लोगों ने दो पॉइंट्स पढ़ने हैं, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो वो बातें हैं जो कि बोहर्स मॉडल की ड्रॉबैक को खुलेआम कर देते हैं, पेश कर देते हैं, और वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। सबसे पहले तो बोहर सर के मॉडल के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जो पहली लाइन, यहाँ पे पहला पॉइंट बनाऊंगा कि बोहर सर ने जो अपना मॉडल पेश किया था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एटम होती है वो, या कोई मैटर जो भी होता है, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, उसमें कोई वेव नेचर की बात उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब है जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था वो प्योरली किसके बेसिस पे था कि जो मैटर होता है या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेंगे? पार्टिकल्स नेचर की प्रॉपर्टी शो करेंगे। वेव नेचर के बारे में उन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली सर की एंट्री होती है। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, BROGLIE, जी ब्रॉगली सर। तो ये डी ब्रॉगली सर क्या थे? अब हमें पता है, हमने ये पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो ड्यूल नेचर शो करती हैं। ड्यूल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं। ये हम सबको पता है, ये हमने पॉइंट पढ़ लिए। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, और कुछ इफेक्ट ऐसे थे जिनको वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता था। डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं, ड्यूल नेचर। तो डी ब्रॉगली सर ने सजेस्ट करवाया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूल नेचर शो कर रहे हैं तो हमारे पास दुनिया में जितने भी मैटर हैं, कोई भी चीज़ है, वो भी ड्यूल नेचर शो करेगी। मतलब कोई भी आप मैटर उठाओ, और मैटर के अंदर क्या है? एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पर अपना पॉइंट रखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दोनों नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी। अब से पहले सिर्फ पार्टिकल नेचर की ही बात हो रही थी, लेकिन डी ब्रॉगली सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर भी शो करेगा। और जैसे हमारे पास किसी वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला उन्होंने सजेस्ट किया H/P। वेवलेंथ इज इक्वल टू H। H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट,
यार मैं प्लैंक्स की स्पेलिंग ही भूल जाता हूँ। पी पी पी, अरे यार प्लैंक, एक सेकंड वीडियो पॉज करके फिर मैं चेक कर लूँ। ओके रिपोर्ट है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। अब जिन्होंने 9th क्लास में मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उनको पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी मैटर की बात कर रहा हूँ, लेट मी से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो h तो कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और v आ जाएगा स्पीड कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर मुझे किसी मैटर के वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। आप देखोगे अगर मैं रेडिएशन की बात करता हूं तो रेडिएशन में किन किन का जिक्र होता है, फोटॉन्स का जिक्र होता है। कोई भी आप रेडिएशन उठा लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी टाइप की रेडिएशंस हैं, तो सब में क्या चीज़ है, फोटॉन्स अवेलेबल है। तो अगर मुझे फोटॉन्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, h अपॉन m मल्टीप्लाई बाय c। व्हाट इज c हियर, स्पीड ऑफ फोटॉन जो कि लाइट के इक्वल होगी इन वैक्यूम, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज फॉर फोटॉन, ये फोटॉन के लिए है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैटर के, तो फिर वहां पर c को रिप्लेस कर देंगे v से, और यहाँ पे m किसका आएगा, मास ऑफ फोटॉन, यहाँ पे m किसका आएगा, मास ऑफ जिस भी आप मैटर की बात कर रहे हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। तो अगर फोटॉन दिख रहा है न्यूमेरिकल में तो c कर दो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर इलेक्ट्रॉन है या कोई और पार्टिकल है तो उसके लिए v आएगा, वो या तो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा या फिर आपको वो गिवन होगा। तो इस तरीके से ये जो पहला अपना पढ़ा ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, वो आपका शो कर रहा है कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होती है मैटर के पास। लेकिन जो बोहर का मॉडल था उसमें वेव नेचर का कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। तो इसका मतलब था कि जो कमियां दिख रही थी या फिर जो बोहर का मॉडल था वो अपने आप में इनकम्प्लीट हो गया। तो पहला तो ये हमारा डन हो गया। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसको अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं क्योंकि डी ब्रोगली सर ने ये सजेस्ट किया। अब चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इन्होंने क्या कहा है उसकी जिक्र करेंगे। तो जब ड्यूल नेचर की डिस्कवरी हो गई तो फिर यहां पर हेजनबर्ग सर को भी कुछ करने की सूझी। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, उन्होंने क्या कहा, सिंपल सिटी में सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। अब बोहर सर ने एक चीज और कही थी, उन्होंने कहा था कि ये अगर न्यूक्लियस है, सपोज कर लो दिस इज न्यूक्लियस, और ये एक ऑर्बिट बना देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बोहर मॉडल था। तो ये पाथ एक फिक्स पाथ है, फिक्स पाथ होता है, फॉर्मूलेज भी हमने देखे। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर मुझे पाथ क्लियरली किसी चीज़ का पता होता है तो उसके लिए मुझे दो चीज़ पता होनी चाहिए कि पोजीशन क्या है और वेलोसिटी क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो अगर पाथ फिक्स है इलेक्ट्रॉन के घूमने का तो यानी कि ये दोनों बातें हमें क्लियरली पता होंगी। लेकिन हेजनबर्ग सर ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो फिर दोनों हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो सकती। अगर मुझे पोजीशन के बारे में कंफर्मेशन है तो मैं वेलोसिटी में एरर खाऊंगा, और अगर मैं वेलोसिटी के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज रखता हूं तो फिर मैं पोजीशन में एरर रख जाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, पहले अपन वो रिलेशन लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने यूज करना है। डेल्टा x का मतलब क्या है, यू कैसे एरर इन पोजीशन या लोकेशन, और डेल्टा p का मतलब क्या है, एरर इन मोमेंटम। p यहाँ पे वही है मोमेंटम वाला। ओके, h और 4 पाई ये सभी कांस्टेंट है, तो यानी कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा p मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो फिक्स होता है, मास तो चेंज नहीं करेंगे, हालांकि मूव करती है कोई बॉडी तो मास भी उसका चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मास को कांस्टेंट मानेंगे और हम लोग मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूँ, लेट मी से, तो मैं p की जगह क्या लिख दूंगा, m इंटू वी। चलिए थोड़ा सा बेटर वे में कर लेते हैं। तो ये चीज होती है। अब अपन मास को क्या मान रहे हैं कि फिक्स मान लो, मास में कोई चेंज नहीं है, तो m बाहर निकाल दो तो डेल्टा किसके साथ लग जाएगा, v के साथ। यानी कि वेलोसिटी में कुछ एरर है, वेलोसिटी में कुछ चेंज है, लेकिन मास एक फिक्स वैल्यू है। और आप जब इसको थोड़ा और बेटर वे में लिखोगे, जो मास इधर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 h अपॉन 4 पाई m। अब जरा इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे, डेल्टा x लिखो, डेल्टा v लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पर सिंपली अभी मान लो कि इक्वल टू का साइन है, मान लो, और ये सारा एक कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m जो भी पार्टिकल होगा कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, अगर प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा। इन शॉर्ट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम लोगों ने k लेट कर लिया। अब इसको जरा अपन यूं लिख लेते हैं, या तो यूं लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइड में चला गया, या फिर डेल्टा v इज इक्वल टू k बाय डेल्टा x चला गया, कुछ भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स है सिंपल। अब जरा इन पे देखो, अगर हम लोग k तो एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू हो गई, अगर मैं डेल्टा v यानी कि इसको इरेज कर देते हैं, डेल्टा v का मतलब क्या है, डेल्टा v का मतलब है, जैसे डेल्टा p का मतलब एरर इन मोमेंटम है, तो डेल्टा v का मतलब क्या होगा, एरर इन वेलोसिटी। तो अगर एरर इन वेलोसिटी कम हुआ, अगर वेलोसिटी में जो कैलकुलेशंस है वो कम एरर वाली हुई, कम गलत हुई, अगर ये वैल्यू छोटी है तो मतलब डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x मतलब एरर इन पोजीशन, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी में एरर कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा x में पोजीशन में एरर ज्यादा होगा। मतलब अगर आपने वेलोसिटी जो है वो फिर भी एक्यूरेट फाइंड कर ली, सपोज करो उसमें एरर कम है, एरर वेलोसिटी में कम है, तो मतलब वेलोसिटी की आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है, तो आपका जो एरर है पोजीशन में वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। पोजीशन एक्यूरेट पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो गई कि इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की सपोज करो वेलोसिटी इतनी है, तो फिर मेरा पोजीशन एक्यूरेट नहीं आ सकता एज पर द रिलेशन। इसका उल्टा, अगर सपोज करो पोजीशन एक्यूरेट हो जाए, मान लो पोजीशन आपको एक्यूरेट पता लग गई, ये वाली, मतलब कि एरर कम है, डेल्टा एक्स कम है, एरर कम है, तो मतलब पोजीशन प्रॉपर एक्यूरेट है आपको, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डेल्टा वी बढ़ गया। डेल्टा वी बढ़ने का मतलब क्या है, जो एरर है वेलोसिटी में वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो मतलब वेलोसिटी जो है वो एक्यूरेट
नहीं हुई, वेलोसिटी इज नॉट एक्यूरेट। तो इसका मतलब ये है, अगर कहानी का समअप करें, अगर आपको पोजीशन के बारे में नॉलेज है प्रॉपरली तो आप उसकी वेलोसिटी में मार खाने वाले हो, अगर आपको उसकी वेलोसिटी की नॉलेज है प्रॉपरली तो आप उसकी पोजीशन में मार खाने वाले हो। तो दोनों चीज़ें किसी भी इंस्टेंट पर एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। तो जब दोनों में से एक चीज़ फाइंड कर नहीं सकते प्रॉपरली, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी पोजीशन भी एग्जैक्टली हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन बोहर सर ने क्या कहा, बोहर सर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है और अगर सपोज करो ये कोई शेल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है। तो उन्होंने तो पोजीशन प्रॉपर लोकेट कर दी, लोकेशन प्रॉपर बता दिया, लेकिन वेव नेचर की वजह से हम लोग कभी भी दोनों चीज़ें वेलोसिटी और पोजीशन एक्यूरेटली एक ही टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ एक्यूरेट है तो दूसरी में 101% एरर आएगा ही आएगा। तो जब हम लोग लोकेट ही नहीं कर सकते तो फिर क्या हम लोग पोजीशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कंसेप्ट था ना बोहर सर वाला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरे तरीके से गलत साबित हो गया। इलेक्ट्रॉन घूमता होगा लेकिन एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, वो चीज़ जो है वो क्या हो गई, रॉन्ग साबित हो गई। इसके बेसिस पर जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोगों ने बोला है। दोबारा फिर सुनिए कि अगर पोजीशन में एरर ज़्यादा होगा, पोजीशन के बारे में नॉलेज आपको कम होगी तो आपका वेलोसिटी में एरर कम होगा, यानी आपको वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी प्रॉपरली। लेकिन अगर पोजीशन आपको प्रॉपर पता है, एरर कम है, तो यानी कि वेलोसिटी में एरर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब दोनों में से एक चीज़ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो मतलब आप लोकेशन नहीं पता कर सकते। अगर आपको किसी की लोकेशन जाननी है, जैसे सपोज करो कोई बॉडी ए से चली है, आप कुछ टाइम के बाद बताना चाहते हो कि अब वो बॉडी कहाँ पे है, तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि इस समय उसकी पोजीशन क्या थी और दूसरा उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या कुछ आएगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड आ जाएगा और प्लस डायरेक्शन आ जाएगी। अब आपको किसी ने बोल दिया कि कोई चीज़ यहाँ से चली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब 5 मीटर तो वो यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्या आप पोजीशन लोकेट कर पाओगे? कभी भी नहीं। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, तो आप क्या करोगे, सपोज करो नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो आप चले जाओ कि उधर गया है बंदा और इतनी स्पीड है तो इतने टाइम के बाद वो सपोज करो यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम लोग या तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं या फिर पोजीशन के बारे में। दोनों चीज़ें एक्यूरेट पता है कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कभी नहीं हो सकता। या तो पोजीशन ही बता पाओगे प्रॉपरली या वेलोसिटी बता पाओगे। तो इस तरीके से ऑर्बिट वाला जो कंसेप्ट है वो फेल हो गया। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा कि अब, और एक और चीज़, ये जो प्रिंसिपल है ये हाइजेनबर्ग का वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। मैक्रो यानी कि जो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए इस कंसेप्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब जो पार्टिकल छोटे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए उन्हीं पे तो ये कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन मैक्रो वालों पे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ये कंसेप्ट नहीं लग सकता। उसकी रीजनिंग क्या होती है, उसका रीज़न ये होता है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा मास होने की वजह से जो यहाँ पर कैलकुलेशन बनती है उसका इफेक्ट इतना नहीं होता कि हम लोग उसको काउंट कर सकें। और मतलब हमारे पास लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है। ये हमने फॉर्मूला देखा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो अगर मास ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत छोटा है, तो इसलिए वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो वो मैटर करेगी।
लेकिन अगर हम लोग अपनी ही बात करें, हमारा मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर मास ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी होती है वेवलेंथ कि वो सिग्निफिकेंट ही नहीं होती। इसीलिए तो अगर हम लोग चलते हैं तो हमें वेव शो भी नहीं होता, हमें वेव ऑब्जर्व भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि मास ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है और हम लोग उस नेचर को तो ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। ओके, तो मैं माइक्रोस्कोपिक के लिए कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। माइक्रोस्कोपिक में कंसेप्ट का कोई रोल नहीं है, ना ही कुछ पूछने वाला है। फेलियर, मैं बात कर रहा था अभी फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि वाई बोहर्स का मॉडल फेल हो गया। तो दो वजह से फेल हुआ। पहली वजह तो यही थी कि बोहर सर ने अपना मॉडल बनाया था पार्टिकल नेचर के ऊपर, वेव नेचर की कोई बात नहीं की। तो जबकि ये क्लियर हो गया था कि जो मैटर होता है वो भी ड्यूल बिहेवियर शो करेगा, इसीलिए जो उनके कुछ फिनोमिना थे बोहर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि पार्टिकल नेचर तो उन्होंने कहा, लेकिन वेव नेचर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। दूसरी बात, ऑर्बिट का कंसेप्ट उनका यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गया। वाई? क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता है तो मतलब मुझे उसकी प्रॉपर पोजीशन पता है, लोकेशन पता है। तो हिजनबर्ग ने कहा कि अगर वेव नेचर शो हो रही है तो उसकी तो कोई प्रॉपर पोजीशन होती ही नहीं है, और अगर हम लोग पोजीशन पता भी कर लें तो फिर वेलोसिटी में नहीं पता लगा पाएंगे कि वो आगे कहाँ मूव करने वाला है। तो जब तक मुझे वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का एग्जैक्टली पता ना हो किसी मोमेंट पे, मैं उसकी लोकेशन ही डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ऑर्बिट के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमेशा या तो आपकी वेलोसिटी एक्यूरेट आएगी या पोजीशन एक्यूरेट आएगी, दोनों एक ही टाइम पर एक्यूरेट कभी भी नहीं आ सकते। तो उन्होंने ये रूल आउट ही कर दिया कि ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बोहर मॉडल के फेलियर होने की मेन जो बातें हैं वो आज डिस्कस की। फॉर्मूलाज भी आ गए आपके पास, और मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दोनों की करवा देता हूँ, हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, ताकि एक एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। रेडिएशन का तो ड्यू नेचर पहले डिस्कस हो गया था, तो आज मैटर का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो चलिए, पहला जो एक प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, तो वेवलेंथ उन्होंने पूछी हुई है। तो जो डाटा दिया हुआ है पहले मैं उसका यूज़ करता हूँ, मैं पहले इसको लिखते हैं अपन। मुझे गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m से रिप्रेजेंट कर देते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो, जिसमें बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत कम होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये 0.31 यार -31 है ना, और हमारा मास कितना होता है, लेट मी से 60 kg 70 kg। तो कंपैरिजन कर लो, तो इसीलिए हम लोग वेव नेचर होता तो है लेकिन हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में शो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी दे दी उसने हमें इलेक्ट्रॉन की 3 × 10⁻⁻25 जूल। तो हमसे पूछा है कि इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो, लैम्डा कैलकुलेट कर दो। लो, सबसे पहले तो वेवलेंथ का फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, क्योंकि अगर वेवलेंथ है तो वेव नेचर है, तो वो डी ब्रोगली सर ने बात की, तो H/m × v। H तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, m मास होता है, तो ये दोनों चीज़ें पता है, लेकिन मुझे v नहीं पता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है, 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है इनटू v²। अब हम लोग यहाँ से v निकाल देंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वो है आपकी, क्लियर दिख रहा है वो मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पहले तो इधर अकेला v² आ गया। तो जब आप v निकालोगे इसका रूट करके, मतलब सब कुछ कैलकुलेशन करके, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, आई एम गेटिंग 812 मीटर पर सेकेंड।
तो 812 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड v की वैल्यू 812 आई है। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 8967 इंटू 10⁻10 मीटर, जिसको इन्होंने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लो जी, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नैनोमीटर में कन्वर्जन, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8967, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी माइनस का 1, 10 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो यू विल गेट 896.7 नैनोमीटर। ये इनका आंसर है, तो ये आपको करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एक। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे था, तो ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, हेजनबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग फॉर्मूलेस कैसे यूज कर सकते हैं। इसे अपन इरेज कर देते हैं फिलहाल। ये प्रॉब्लम, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, गोल्फ बॉल, एक बॉल है अपनी गोल्फ जिससे गोल्फ खेलते हैं, उसका मास है 40 ग्राम। तो मास दिया हुआ है 40 ग्राम, पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ग्राम के केजी बना दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते। स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी है, स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। एक्यूरेसी की बात आ गई तो इधर से समझ जाओ कि हेजनबर्ग प्रिंसिपल की यूज करने वाले हैं। तो एक्यूरेसी है 2%। 2% का मतलब क्या हो गया, 2% निकालोगे 45 का, सो यू विल गेट 9, 20, 10, तो 0.9। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एरर आ सकता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी तो 45 है, जो एरर आ सकता है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड का एरर आ सकता है। हमने बात की थी ना फॉर्मूला में, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी एच अपॉन 4πm। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले रहा हूँ। तो व्हाट इज दिस डेल्टा, डेल्टा क्या शो हो रहा था यहाँ पे, एरर की बात हो रही थी। एरर मतलब कितना वेरिएशन आ सकता है चेंज ओरिजिनल वैल्यू से, तो वो एक्यूरेसी यहाँ पे कितनी आई है 0.9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 45 तो मेरा मेजरमेंट है, हो सकता है 0.9 इससे कम हो सकता है 0.9 ज़्यादा हो। 45 प्लस माइनस 0.9, यानी कि ये आपका हो गया 44.1 से लेकर 45.9, यानी कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है स्पीड की। ये विंडो है अपनी वैल्यूज की। आगे इन्होंने पूछा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स। लो जी, अब फॉर्मूला अपने लिख ही रखा है, तो डेल्टा एक्स को तो डेल्टा एक्स रहने दो, डेल्टा वी की वैल्यू 0.9 है, एच है मेरे पास 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, आप कुछ भी ले सकते हो। मास गोल्फ बॉल है तो मास गिवन है 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, तो kg में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो 0.9 दिख रहा है उसको मैं डिवाइड में ले जाऊँगा, 0.9 चला गया डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करके सब कुछ, तो आई एम गेटिंग 1
0.46